हेलो स्टूडेंट्स, हम पार्टनरशिप का एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे थे। उसका हम लास्ट वीडियो में एंट्री पढ़े थे, एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसका स्टेप 6 तक हम एंट्री पढ़ चुके थे। आज आगे बढ़ेंगे। स्टेप 7 लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके अंडर में लिखो, देयर इज नो स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, जस्ट लाइक अदर एसेट it will be transferred to realization account along with other asset। तो गुडविल का इस चैप्टर में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। स्टेप 1 में हम जब बाकी एसेट ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उस समय गुडविल भी कर देंगे। उसका एंट्री होगा, लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, यही एंट्री तुम करते थे स्टेप 1 में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, तो गुडविल भी तो एसेट है। तो जब बाकी ये एंट्री अलग से पास करने की जरूरत नहीं है। जो एंट्री मैंने आपको अभी लिखाई, ये एंट्री अलग से पास करने की जरूरत नहीं है। जब बाकी स्टेप 1 में जब बाकी एसेट ट्रांसफर करोगे तो गुडविल भी कर देना। मान लो उस पार्टनरशिप फर्म के 5 एसेट हैं। गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, और स्टॉक है, और कैश है। तो एंट्री क्या करोगे स्टेप 1 में? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीन अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट। कैश तो ट्रांसफर करते नहीं है, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, स्टेप 7 में और थोड़ा लिख के रखो, इफ एनी अमाउंट इज रियलाइज्ड from the sale of goodwill, then following entry will be passed. Then following entry will be passed. Entry होगा कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री भी अलग से पास करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 का केस 1 का एंट्री यही था, अब चेक कर सकते हो। स्टेप 3 का केस 1 का एंट्री यही था। वहां भी हम एसेट बेच रहे थे, यहां भी एसेट बेच रहे हैं। वहां बाकी एसेट का अमाउंट दिया था, यहां गुडविल का अमाउंट दिया है। तो ये एंट्री भी अलग से पास करने की जरूरत नहीं है। अब स्टेप 3 का केस 1 के साथ इसको मर्ज कर सकते हो, ये सेकेंड एंट्री को गुडविल का, है ना। तो मतलब गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है ही नहीं इस चैप्टर में। एक नॉर्मल एसेट का जो ट्रीटमेंट होता है वही ट्रीटमेंट है गुडविल का। स्टेप 7, अब बुक ओपन करो। बुक ओपन करो, पेज 8.24, टीएस गिरवल का पेज 8.24, इलस्ट्रेशन 15। इसमें देखो, ए और ए बी सी 3 पार्टनर हैं। उनका फर्म डिसॉल्व हो रहा है, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखो, बैलेंस शीट में गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीन भी है, कार भी है, डेटर भी है, कैश भी है।
तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सारा एसेट को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो गुडविल भी जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, चेक करो गया है। लैंड एंड बिल्डिंग भी जाएगा, देखो वो भी गया है। प्लांट एंड मशीन भी जाएगा, कार भी जाएगा, डेटर भी जाएगा, देखो ये सब गया है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कैश नहीं जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट किया आप लैंड एंड बिल्डिंग का, प्लांट एंड मशीन का, वही तो किए गुडविल का। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किए क्या? नहीं। अब बाहर में बोलता है बैलेंस शीट के बाहर कि जब फर्म डिसॉल्व हुआ तो गुडविल को बेचकर 20,000 रुपया मिला। बाकी एसेट बिक्री हुआ है, लाइक लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000 में, प्लांट एंड मशीन 50,000 में, है ना, कार 20,000 में दिया हुआ है। तो ये कहा, इसका एंट्री क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश या बाय बैंक। इस क्वेश्चन में बाय कैश लिखा है, देखो क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ था, इसलिए बाय कैश लिखा है। एसेट रियलाइज्ड, अब जो जो एसेट बिका है उसका अमाउंट लिख दिया है। गुडविल का 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग का 1,00,000, प्लांट एंड मशीन का 50,000, ये सब दिया हुआ है। तो गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ठीक है। स्टेप 7 ओवर। स्टेप 8, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। अब देखो, फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो खर्चा तो होगा, एसेट को बेचना है, उसमें खर्चा आएगा, है ना। तो जब हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे तो खर्चा तो होगा, उस एक्सपेंस का एंट्री हमको करना है। इसका मैं 4 केस आपको बताऊंगा। केस 1 लिखो, इफ born, BORNE, born मतलब सहना, born and paid by firm, मतलब फर्म को पे करना है और फर्म को ही सहना है। तो सिंपल एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। इसी केस 1 में एंट्री के नीचे लिख के रखो, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, it is always to be assumed that realization expenses are to be borne by firm and paid by firm. Are to be borne by firm and paid by firm. मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन पे करेगा, कौन बियर करेगा, तो ये इंप्लाइड है कि फर्म पे करेगा और फर्म ही बियर करेगा, ठीक है। आप बुक ओपन करो, इलस्ट्रेशन आप देखो, इलस्ट्रेशन 15 देखो,
बैलेंस शीट के बाहर में एडजस्टमेंट में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया है 2000 रुपया और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कौन पे करेगा कौन बियर करेगा। तो क्या मानेंगे कि फर्म पे करेगा फर्म बियर करेगा। तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। देखो आया है ना टू रियलाइजेशन सॉल्यूशन। देखो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आया है टू कैश अकाउंट। कैश क्यों लिखा, क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में कैश दिया है और ब्रैकेट में एक्सपेंस 2000। क्लियर। फिर इलस्ट्रेशन 16 देखो, इसका बिट नंबर 5। यहां पर भी एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन दिया है 5000 और कुछ बोला नहीं है कौन पे कर रहा है कौन बियर कर रहा है, कुछ नहीं बोला है। तो क्या मानोगे, फर्म पे कर रहा है फर्म बियर कर रहा है। तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या कैश। यहां पर बैंक है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन टू बैंक। देखो रियलाइजेशन अकाउंट उसका डेबिट साइड में लिखा है ना लास्ट में टू बैंक ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। समझ के बच्चे लोग। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि कौन पे करेगा कौन बियर करेगा, तो क्या मानोगे कि फर्म पे करेगा और फर्म बियर करेगा। ठीक है। इलस्ट्रेशन 19 देखो, इसका बिट 7 में रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया है 2500 और कुछ बोला नहीं है कौन पे करेगा कौन बियर करेगा। तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ओल्ड बैलेंस शीट में कैश है। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में आया है टू कैश, ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेंस, वही ना कॉलम में लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, इजी है। ओके, अब इसका लिखो केस 2। इफ borne by firm, borne by firm but paid by partner, if borne by firm but paid by partner, ब्रैकेट में ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। किसी किसी क्वेश्चन में बोलता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे किया, बॉर्न कौन करेगा नहीं बोला है अगर, तो ये मानना पड़ेगा कि बॉर्न तो फर्म को ही करना है। और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि कौन उसको बियर करेगा कौन सहेगा, तो वो इंप्लाइड है कि फर्म बियर करेगा, क्योंकि ये खर्चा तो फर्म का है ना, तो फर्म ही बियर करेगा। अब पे कौन किया है, पार्टनर। तो एंट्री होगा, लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर पे किया होगा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। एक्स पे किया है तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। ओके, इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन देखो, थर्टीन
इलस्ट्रेशन 13 देखो, यहाँ एंट्री पास करने के लिए बोला है, उसका बिट नंबर 5 देखो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 3200 were paid by a partner T, were paid by a partner T. कौन बियर कर रहा है कुछ लिखा नहीं है, पेमेंट कौन कर रहा है लिखा है, कौन पे कर रहा है, पार्टनर टी। तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा हमको कंपल्सरीली कि फर्म को सहना है, फर्म को बियर करना है, लेकिन पे पार्टनर किया। तो क्या एंट्री क्या होना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू टीज कैपिटल अकाउंट। देखो वो ये एंट्री पास किया होगा, ठीक है, ओके। तो इसका केस 3 लिखो, इफ born and paid by चेंज कर रहा हूं, if born by partner but paid by firm, if born by partner but paid by firm। किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है स्पेसिफिकली कि एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन एक पर्टिकुलर पार्टनर बियर करेगा, सहेगा, लेकिन पे कर दिया फर्म, तो इसका मतलब फर्म पे किया पार्टनर के बिहाफ में, लिखो ब्रैकेट में ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, क्योंकि सहना तो पार्टनर को है, फर्म पे कर रहा है मतलब फर्म पार्टनर के बिहाफ में पे कर रहा है। अब सहना किसको है, पार्टनर को, पार्टनर को सहना है, तो ये खर्चा फर्म का नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। ये पार्टनर को सहना है और फर्म पे किया है, तो फर्म का कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। एक फर्म का कैश जा रहा है, फर्म पे कर रहा है ना, तो फर्म का कैश जा रहा है या बैंक बैलेंस घट रहा है, तो टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट आएगा। डेबिट क्या होगा, वो पार्टनर जिसको सहना था, तो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। इसका केस 4 लिखो, if born and paid by partner, मतलब पार्टनर को सहना है, बॉर्न बाय पार्टनर लिखा है मतलब पार्टनर को सहना है, और पेमेंट भी पार्टनर किया, तो फर्म क्या एंट्री करेगा, लिखो नो एंट्री। फर्म क्यों एंट्री करेगा, भाई सहना है पार्टनर को, पे भी वही किया, तो फर्म किस बात की एंट्री करेगा, नो एंट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा क्लियरली, आपको समझना है और एंट्री करना है। ये 4 केस है, हाँ ठीक है। ये आपका स्टेप 8 गया। स्टेप 9, ना क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। इतना एंट्री करने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दोगे। ना क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट, to find profit or loss on realization, to find profit or loss on realization। इसके अंदर में 2 एंट्री लिखाऊंगा। बिट 1,
if credit side is heavier, that is profit, है ना। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड हैवी है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब जितना भी प्रॉफिट आएगा ऑन रियलाइजेशन उसको सभी पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुनो, इस चैप्टर में ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर नहीं आएंगे, खाली पार्टनर रहेंगे। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं आएगा, सब कुछ ओल्ड रेशियो में ही होगा, है ना। क्योंकि कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा है, कोई पुराना पार्टनर जा नहीं रहा है। ठीक है, नो ओल्ड पार्टनर नो न्यू पार्टनर, नो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, कुछ नहीं, सिंपली ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, हाँ। फिर इसका बी विड लिखो, इफ डेबिट साइड इज हेवियर, ब्रैकेट में, दैट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड हैवी है तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, वो लॉस है। जैसे होता था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड हैवी है तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, वो प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट था बोला। और अगर हैवी है डेबिट साइड तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, वो है लॉस। इसका एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो आज हम सिर्फ स्टेप 9 तक करेंगे क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट मेन है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट पहले हम सफिशिएंट प्रैक्टिस करेंगे, फिर बाकी 5 स्टेप पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में टोटल 14 स्टेप है। मतलब एक फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के लिए वी नीड 14 स्टेप्स। इसमें से हम 9 पढ़ लिए और रिमेनिंग 5 पढ़ेंगे कुछ 1-2 वीडियो के बाद। ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं। लिखो, देखो, इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3। ये थ्योरी बेस्ड है, नंबर करना एग्जाम में हेल्प कर सकता है। कोई डाउट होगा मेरे को बोलना। ठीक है, ये नंबर करते वक्त ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आपको हेल्प करेगा। जितना तुम्हारे बुक में दिया है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में, मैं वो आपको समझा दे रहा हूं। इसके हिसाब से जब हम पेमेंट करेंगे तो सबसे पहले पे करेंगे आउटसाइड लायबिलिटी को। सबसे पहले किसको पे करेंगे? आउटसाइड लायबिलिटी को। आउटसाइड लायबिलिटी में जनरली क्या क्या आता है?
आउटसाइड लायबिलिटी में आता है जनरली क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये जनरली आता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का, कि जब फर्म डिसॉल्व होता है, सारा एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के बाद लायबिलिटीज का पेमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में मैं आपको पढ़ने के लिए बोला था, पेज नंबर 6.2, सॉरी 8.2, 8.2 बुक के हिसाब से मैं समझा दे रहा हूं। सबसे पहले आप किसको पे करोगे? आउटसाइड लायबिलिटी को। उसके बाद आप पे करोगे पार्टनर का लोन को, पार्टनर का लोन का पेमेंट होगा। उसके बाद पेमेंट होगा पार्टनर का कैपिटल, उसके बाद पे होगा पार्टनर का कैपिटल। उसके बाद भी कुछ बच जाएगा रेसिड्यू, उसके बाद भी कुछ बच जाएगा, इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, RESIDUE, रेसिड्यू जो बच जाएगा, इसको भी पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ये भी पार्टनर में डिवाइड होगा। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, PSR, PSR, ठीक है। ये है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का सीक्वेंस, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा इलस्ट्रेशन 1 में, 2 में, 3 में, ठीक है। तो ये थ्योरी, ये जो लिखा हुआ ना सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये थ्योरी पढ़ना, इसको पढ़ना, उसके बाद ये नंबर करना। कुछ डाउट होगा मेरे को बोलना। उसके बाद हाँ, इलस्ट्रेशन 4 आप करना। ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से रिलेटेड है। ये चूंकि हम एडमिशन में कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये आपको इजी लगेगा। इफ आपको डाउट है, आप तुरंत मेरे को कॉल करोगे। फिर इलस्ट्रेशन 5, ठीक है।
Illustration 5. ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं सबको। इलस्ट्रेशन 5 का क्वेश्चन पढ़ें। अगर जिनके पास बुक नहीं है टीएस ग्रेवल की, वो मुझको फोन करेंगे, आई विल डू द नीडफुल। हाँ, इलस्ट्रेशन 5 इसमें क्या बोला देखो, 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन on dissolution of a firm of partners A and B after, ये इंपॉर्टेंट है देखो, after various asset other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। मतलब ये एंट्री करते वक्त ये ध्यान देना है कि सारा एसेट रिलाइजेशन अकाउंट में, रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो चुका है और सारा आउटसाइड लायबिलिटी रिलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो चुका है। मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 का एंट्री हो चुका है, हमको स्टेप 3 ऑनवर्ड एंट्री करना है एज पर क्वेश्चन। बिट ए पढ़ो, बिट 1। बिट 1 क्वेश्चन एक बार पढ़ो सब कोई। बिट 1 में लिखा है कि ए टुक 50% of the stock at a discount of 20%. Remaining stock was sold at a profit of 30% on cost. Book value of the stock is given in the balance sheet before dissolution 4 lakhs. तो बैलेंस शीट में स्टॉक अपीयर कर रहा है 4 lakhs में। ये स्टॉक का बुक वैल्यू है, ये स्टॉक का बुक वैल्यू है। इसका 50%, इधर 50% आएगा 2 लाख। इसको एक पार्टनर ले गया, इसको एक पार्टनर ले गया, उस पार्टनर का नाम है ए। उस पार्टनर का नाम है ए। तो ए फर्म का स्टॉक ले गया, वो भी 50%, वो भी 20% डिस्काउंट में, तो यहां लेस होगा, यहां लेस होगा डिस्काउंट। ट्वेंटी % मतलब 80,000 लेस होगा। तो ए लिया 1,20,000 में, ए लिया 1,20,000 में। तो ठीक है, तो इसका एंट्री तो होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें आएगा 1,20,000।
1,20,000। फिर बाकी 50% के बारे में बोल रहा है। 50% 4 लाख का 2 लाख आएगा। इस 2 लाख के बारे में क्या बोल रहा है कि इसको मार्केट में बेच दिया गया एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। तो प्रॉफिट तो ऐड होगा। प्रॉफिट कितना है? 30%। तो 30% निकालोगे 2 लाख का, तो ये 60,000 आएगा। तो ये ऐड होगा, प्रॉफिट है बोल के। तो इसका मतलब 2 लाख का स्टॉक 2,60,000 में बिका। तो इसका एंट्री करोगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये दोनों एंट्री में आपको स्टेप 3 में लिखाया था। ये दोनों एंट्री में आपको स्टेप 3 में लिखाया था। याद होगा तुम लोगों को। ये स्टेप 3 का केस 1 में लिखाया था, सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला केस 2 में लिखाया था, स्टेप 3 का। तो ये एंट्री करना है। ये जो हम नंबर कर रहे हैं ना, इलस्ट्रेशन 5, इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है इस चैप्टर से। खाली एंट्री पास करने के लिए बोलता है। ठीक है, इसका बिट 2 एक बार पढ़ते हैं। सब कोई पढ़े एक बार बिट 2। बिट 2 में देखो डेटर के बारे में दिया हुआ है। बिट 2 में डेटर के बारे में दिया हुआ है। देखो डेटर 2,64,000 का था। डेटर 2,64,000 का था। डेटर है ना। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमको दिया है 24,000। ये 24,000 हमको दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शॉर्ट में मैं लिखा। और क्वेश्चन लिखा है कि 48,000 का बैड डेट हुआ। 48,000 का बैड डेट हुआ। बैड डेट हमको एंट्री कब करना है? स्टेप 3 में, है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 का एंट्री हो चुका है। हमको सिर्फ स्टेप 3 का एंट्री करना है। तो स्टेप 3 में डेटर से जितना पैसा मिला सिर्फ उसका एंट्री करेंगे। तो इसका एंट्री होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू और रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना आएगा? डेटर का अमाउंट है 2,64,000।
उसमें से माइनस करेंगे जितना बैड डेट हुआ, उसमें से माइनस करेंगे जितना बैड डेट हुआ। ये पैसा तो हमको नहीं मिला ना, ये पैसा हमको नहीं मिला, तो कितना मिला हमको? ये 2,16,000 आएगा, 2,16,000 आएगा। तो बिट 2 में सिर्फ ये एंट्री होगा, एक ही एंट्री होगा बिट 2 में, है ना। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसको तो हम स्टेप 2 में या सॉरी स्टेप 1 में ही रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर चुके होंगे। आपको बताया था मैं, इसको हम रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर चुके होंगे। वाह, तो इस टाइप के नंबर करना, डाउट होने से मेरे को फोन करना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 6 भी वैसे ही है, लेकिन इलस्ट्रेशन 6 का बिट 2 मत करना, ये अभी तक पढ़ाया नहीं हूं, ठीक है। ओके, फिर इलस्ट्रेशन 7 करना, इलस्ट्रेशन 7, फिर करना इलस्ट्रेशन 8, ठीक है, फिर करना इलस्ट्रेशन 9। ओके, हैव अ नाइस डे।